नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टूडियो घड़ी में 8:30 हो चुके हैं और श्रोताओं, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद। और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। सौमित्र, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। धनुष श्रीकांत ने जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत ने मलेशिया को 2-1 से हरा दिया है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। और नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। धनुष श्रीकांत ने जर्मनी के सुहल में चल रही जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग के तीसरे दिन भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिला दिया है। इससे पहले कल भारतीय निशानेबाज अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट का फाइनल जीतकर भारत को ISSF विश्व कप जूनियर में अपना दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया था। निशानेबाज अभिनव शॉ और गौतमी भनोट की भारतीय टीम ने फ्रांसीसी जोड़ी ओशिन मुलर और रोमेन ऑफ्रे को 17-7 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच जोड़ी के बाद दूसरे स्थान पर क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल में उन्होंने बाजी पलट दी। शनिवार को युवा खिलाड़ी संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तरह से सौमित्र 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में आ चुके हैं। जहां तक जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग के तीसरे दिन के रिपोर्ट पर अगर हम नजर डालें, रिजल्ट्स पर नजर डालें, तो पिछली बार भारत नंबर 1 पोजीशन पर यहां पर रहा था। इस बार सौमित्र क्या लगता है, अपना स्थान बरकरार रख पाएगा भारत का? जहां तक प्रश्न है, जैसे शुरुआत किया है, देखिए ये 9 दिन का टूर्नामेंट है और इस साल एक ही वर्ल्ड कप होने वाला है जो अभी जर्मनी सूल में चल रहा है। और लास्ट ईयर आपको शायद पता होगा, इंडिया टॉप किया था, जैसे आपने कहा है। उसमें इंडिया ने 13 गोल्ड मेडल जीता था जी, 15 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये तालिका में श्रेष्ठ पोजीशन में था और सेकंड पोजीशन में इटली थी जी। और इस बार देखिए जिस तरह से शुरुआत किए हैं, 3 गोल्ड तो ऑलरेडी आ चुका है। अभी भी 6 दिन बाकी है, टीम इवेंट बाकी है, 8 इंडिविजुअल इवेंट्स बाकी है। और आपको ये भी पिस्टल इवेंट है और शॉटगन इवेंट है। और हमारा उम्मीद तो रहेगा कि हम इस बार भी 13 गोल्ड मेडल क्रॉस करेंगे। 13 गोल्ड मेडल के साथ अब पहले स्थान पर हम रहना चाहेंगे जी। चलिए, आपकी शुभकामनाएं हमारी टीम के साथ हैं, हमारे निशानेबाजों के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी की बात करते हैं। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 में आज भारत ने मलेशिया को 2-1 से हरा दिया है। भारत के लिए मुमताज खान ने 10वें और दीपिका ने 26वें मिनट में गोल किए। मलेशिया के लिए एकमात्र गोल डियान नजीरी ने किया। इस जीत के बाद भारत पूल ए में शीर्ष पर है, जिसने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 22-0 से शिकस्त दी थी। भारत ने पहले मिनट से ही आक्रामक खेल दिखाया और कई पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किए। दूसरी ओर मलेशिया ने शुरुआत में गेंद पर नियंत्रण रखते हुए 6 ही मिनट में गोल किया। मलेशिया की बढ़त हालांकि ज्यादा देर तक नहीं रह सकी और 4 मिनट बाद ही मुमताज ने पेनाल्टी कॉर्नर पर भारत के लिए बराबरी का गोल किया। हाफ टाइम से 4 मिनट पहले भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे दीपिका ने गोल में बदल दिया। हाफ टाइम के बाद कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। भारत का सामना कल तीसरे पूल मैच में अब कोरिया से होगा। सुमित्र, भारत ने महिला जूनियर एशिया कप कभी नहीं जीता है जी। हालांकि आज हम जीते हैं, लेकिन जहां तक जूनियर एशिया कप का सवाल है, कभी हमने लिफ्ट नहीं किया। क्या इस बार हमारा सपना साकार होगा? क्या ये भारतीय टीम इस बार ये कारनामा कर दिखाएगी? देखिए, जिस तरह से हमारे बच्चे खिलाए, जैसे हमने अभी शूटिंग की बात की है जी, अभी हम हॉकी की बात कर रहे हैं। इंस्पिरेशन तो ये विमेन्स टीम को, महिला टीम का जो है वो तो आ रहा है आपका मेंस टीम से, क्योंकि आपको पता है कि ओमान में इंडिया पाकिस्तान को हरा के फिर गोल्ड मेडल जीता था एशिया कप, जूनियर एशिया कप। तो हम तो चाहेंगे कि हम फर्स्ट टाइम जापान में महिला का जूनियर एशिया कप। बट सबसे जरूरी ये बात है अथर कि ये अगर हम टॉप 3 में फिनिश करेंगे ना, तो हम डायरेक्टली वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। डायरेक्टली वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने से ये आपका चिली सैंटियागो में इस साल नवंबर-दिसंबर में वर्ल्ड कप है।
तो अगर हम टॉप 3 में फिनिश करेंगे, अगर हम नहीं भी जीते टूर्नामेंट, टॉप 3 फिनिश करने से हम वर्ल्ड कप में खेलने के लायक हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर चिली सैंटियागो में। चलिए, अच्छा आपने आकलन किया है और मुझे लगता है कि हमारी शुभकामनाएं यहाँ भी भारतीय टीम के साथ होंगी। एक सवाल और है, खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन की हम बात करते हैं तो मुमताज ने और दीपिका ने शानदार तरीके से 2 गोल किए हैं, तो इनके प्रदर्शन को आप कैसा आंकते हैं? ये जो लड़की मुमताज है जी, ये तो रॉकेट है, डायनामिट है, क्योंकि इसका अगर घर का कहानी आप सुनिएगा जी तो ताज्जुब हो जाएंगे कि कहाँ से लड़की है, कहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके कहाँ के पे ऊंचाई बात कर रहे हैं। ये यूपी का लड़की है और इसका जो स्टोरी है वो तो रियली हार्ट वार्मिंग स्टोरी जो बोलते हैं। और देखिए किस तरह से वो खेल रहे हैं। हम क्रिकेट में शेफाली वर्मा की बात करते हैं, जी हाँ, डायनामाइट है। हॉकी में अगर कोई डायनामाइट है तो मुमताज है, यानी भारत के लिए भविष्य की खिलाड़ी साबित हो सकती है 100%। और देखिए बहुत जल्दी वो सीनियर टीम में खेलेगा और डोंट बी सरप्राइज वो अगर पेरिस ओलंपिक सीनियर टीम में भी आ सकती है। लंबी रेस मान सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा। हाँ, उम्र उनके साथ है, फिटनेस उनके साथ है और एक्सीलेंट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, चपलता तो है ही जी। गेंद पर नियंत्रण पूरा है, क्योंकि फॉरवर्ड को तो होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो आर्टिफिशियल टर्फ में मैचेस हैं, तो स्किल एंड स्पीड एंड स्टैमिना तीनों उनके पास। इसके अलावा किस खिलाड़ी ने आपको इंस्पायर किया? दीपिका भी ठीक है। आप देखिए ये हमारा जो सीनियर टीम है, काफी प्लेयर्स है जो अभी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए रानी रामपाल ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, सविता है जो गोल में खेलती है तो वो भी खेल सकते हैं, मगर हमको हमेशा रिप्लेसमेंट का जरूरी है। और ये जो दीपिका है, मुमताज है, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर्स है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने जा रहा है। सौमित्र, इस पर पहले एक स्टोरी पढ़ देते हैं छोटी, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सहित भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी कल से 11 जून तक सिंगापुर ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सिंगापुर ओपन वर्ल्ड टूर का 12वां टूर्नामेंट है और ये इंडिया ओपन के बाद सीजन का दूसरा सुपर 750 इवेंट है। इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबलों की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो यहाँ हम खबर को रोकते हुए आपसे एक सवाल पूछते हैं कि भारत का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में कैसा रहने वाला है? पीवी सिंधु इसमें खेल रही हैं, एचएस प्रणॉय इसमें खेल रहे हैं, इसके अलावा दूसरे हमारे खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। तो किस तरह का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का आप मानते हैं? ये देखिए इस साल आपका ओलंपिक्स ईयर, नेक्स्ट ईयर 2024 ओलंपिक्स के लिए ये सारा टूर्नामेंट्स में पॉइंट हासिल करना बहुत जरूरी है जी। जैसे आपने कहा कि ये साल का BAWF सुपर सीरीज 750 जी, ये जिसमें जो पॉइंट आएगा ये आपको ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए ये सिर्फ सिंधु नहीं, प्रणॉय नहीं, साइना नेहवाल भी वापसी में मैच खेल रहा है। ये है कि सिंधु का जो वैसे फॉर्म ठीक नहीं है, वो 4 टूर्नामेंट है जिसमें फर्स्ट राउंड में हार गई है, और इस टूर्नामेंट में भी उनका जो ड्रॉ है वो वर्ल्ड नंबर 1 अकाने यामागुची के साथ खेलेगा। तो आप देखिए ये कांटे का टक्कर रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मौजूदा महिला एकल विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु हाल ही में हुई थाईलैंड ओपन के पहले दौर में बाहर होने के बाद सिंगापुर में अच्छी वापसी करना चाहेंगे सौमित्र, और ये इस सीजन का पहला मौका था जब पूर्व विश्व चैंपियन शटलर किसी प्रतियोगिता के पहले राउंड से ही अब बाहर हो गई। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल में 2022 के चैंपियन लक्ष्य सेन, उनसे हमें क्या उम्मीद है? देखिए उसका भी फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है उनको। जैसे हमारा उम्मीद था कि लक्ष्य की नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर में नंबर 1 रहेगा, वो नहीं कर पा रहा है। ताकि हम लक्ष्य सेन से बात तो कर रहे हैं, मगर जिनकी बात हमको करना चाहिए वो है प्रणॉय, जो एकमात्र भारतीय प्लेयर है जो टॉप 10 में है, मगर उसका भी ड्रॉ उतना आसान नहीं है। वो भी एक टूर्नामेंट छोड़ के खेल रहे हैं। उसने मलेशिया मास्टर्स जीतकर थाईलैंड ओपन नहीं खेला था। अभी वो सिंगापुर ओपन में वापसी कर रहे हैं, और सिंगापुर ओपन में उसका फर्स्ट राउंड जो है वो वर्ल्ड नंबर 3 जापानी प्लेयर है, उसका नाम है कोदाई नारोका, और उसको हराना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, एक बहुत संक्षिप्त से आपकी टिप्पणी चाहता हूं युगल मुकाबलों की, डबल्स मुकाबलों की। सिर्फ चिराग और सात्विक साईराज, हमारा लड़की लोग भी बहुत अच्छे हैं कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद जी, ये दोनों है। ये तो हमको लगता है कि ओलंपिक्स में भी एक
मेडल होपफुल है। इनसे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं जरूर, क्योंकि इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था ऑल इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगली खेल खबर पर नजर मारते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सीधे सेटों में पेरू के जुआन पाब्लो वरीलास को हराकर फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस पर पहले सुनते हैं प्रियंका अरोड़ा की ये रिपोर्ट और बाद में एक सवाल आपसे जरूर करूंगा। जरूर। जोकोविच 17 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कल 1 घंटे 57 मिनट में मैच अपने नाम किया। वरीलास को 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच रोलॉन्ग गैरो में रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम पुरुषों का खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का मुकाबला रूस के करेन खाचानोव से होगा। 2 बार के चैंपियन जोकोविच ने 2016 और 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। अगर वे इस बार भी ट्रॉफी जीत लेते हैं तो वे विश्व नंबर 1 का स्थान हासिल कर सकते हैं। उधर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्खराज ने 17वीं वरीयता प्राप्त लोरेंजो मुसेटी को लगातार सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अल्खराज का मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। महिलाओं में पूर्व महिला विश्व नंबर 3 यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की 9वीं वरीयता प्राप्त दारिया कसातिनो को हराया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। सुमित्र, नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। आगे का सफर कैसा रहने वाला है? मुझे नहीं लगता उसको कोई रोक पाएगा। अगर रोक पाएगा तो अल्कराज वो भी क्वार्टर फाइनल में है, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 है, उम्मीदवार है। और देखिए, मुझे नहीं लगता नोवाक जोकोविच को कोई हरा पाएगा, मगर हार सकते हैं। वो जो अल्कराज वो अच्छा प्लेयर है, वो उलट फेर हुआ तो हो सकता है, नहीं होने का कोई जरूर। मगर आप जो हम हमेशा जब भी ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, हम ग्रैंड प्लेयर्स की बात करते हैं, तो आपको तो पता ही है नडाल नहीं है, तो कौन उसको रोकेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जोकोविच का चांस हाई है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। बुधवार से ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शुरू होने जा रहा है। इस संदर्भ में रिकी पोंटिंग का मानना है कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों को भारतीय टीम में शामिल किया जाए। उनके अनुसार रविंद्र जडेजा मुख्य रूप से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। पहली रिपोर्ट सुन लेते हैं शशांक की। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से श्रृंखला जीतकर भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखी थी, जिसमें भारतीय स्पिनर जोड़ी का विशेष योगदान था। पिछली बार जब भारत ने 2021-22 में इंग्लैंड का दौरा किया था, तो जडेजा को सभी 5 टेस्ट मैचों में वरीयता दी गई थी। इस श्रृंखला में जडेजा गेंद के साथ कुछ खास नहीं कर पाए और 56 की औसत से सिर्फ 6 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन उन्होंने 287 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग मानते हैं कि गेंद के बजाय जडेजा की प्रतिभा बल्ले से कहीं ज्यादा है, इसीलिए उनके साथी आर अश्विन को WTC फाइनल में शामिल करना महत्वपूर्ण हो सकता है। पोंटिंग का मानना है कि जडेजा और अश्विन को चुना जाएगा। उनके अनुसार जडेजा बल्लेबाजी क्रम में नंबर 6 पर रह सकते हैं। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की घरेलू श्रृंखला के दौरान अश्विन ने कुल 25 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। अश्विन ने 13 टेस्ट मैच में 61 विकेट लिए हैं। उधर उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में एक स्पिनर नाथन लियोन को खिला सकता है। 35 वर्षीय लियोन 19 टेस्ट मैचों में 83 विकेट लेकर वर्तमान WC राउंड में सभी खिलाड़ियों से आगे हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। सुमित्र, इस बार WTC क्यों खास है? बहुत छोटा सा सवाल। खास करके क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो ओवल में ये फाइनल हो रहा है, और जून महीने में कभी ओवल में टेस्ट मैच नहीं हुआ है। हमेशा ओवल में जुलाई महीने से हुआ है, क्योंकि इस बार और ये बोला जा रहा है कि जून महीना में वेदर भी ड्राई रहेगा और सनी रहेगा, इसलिए जो रिकी पोंटिंग बोल रहे हैं कि 2 स्पिनर खेलने की उम्मीद है, ये एक कारण है, क्योंकि अगर विकेट ड्राई रहेगा तो स्पिन करेगा। आप बहुत संक्षिप्त में आपका टिप्पणी चाहता हूं कि भारत का टीम कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर 2 स्पिनर खिलाएंगे तो 3 पेस बॉलर खिलाएंगे। हमारे पास विकेट कीपर कौन रहेगा? भारत रहेगा, किशन रहेगा। तो हमारे पास बहुत कॉम्बिनेशन है और हमारा टीम कुछ भी बन सकता है, अभी बोलना मुश्किल है। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सुमित्र, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओ, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन से दीजिए अनुमति। अतहर सईद को नमस्कार।